जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉजी भाई रोहित। मैं रोहित शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा विधि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। जैसा कि आपको हमने अवगत कराया था या वादा किया था कि यूपी एपीओ का मेंस ख़त्म होने के बाद हम माइनर एक्ट स्टार्ट करेंगे। उसी के संदर्भ में आज यहीं से हम माइनर एक्ट की शुरुआत करेंगे। सिलेबस ज़्यादा है माइनर एक्ट का, परीक्षा के दिन नज़दीक हैं, दिन कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो हमने सिर्फ प्री को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा बंदोबस्त किया है कि हम इसको 10 से 12 दिन में पूरा सिलेबस को ख़त्म करा सकें। और सिर्फ ख़त्म ही नहीं कराएंगे, 10 दिन में आपके पूरे माइनर ख़त्म कराएंगे। 2 दिन में आपकी लाइव सेशन होगा जिसमें आपके डाउट क्लियर होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और 10 दिन के बाद अगले 5-6 दिन में लगभग 20-21 तारीख के लगभग में आपको 600-700 क्वेश्चन प्री क्वेश्चन वाइज जैसे आपका पेपर में आता है उसी फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। लगभग 400 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और अभी लगभग 2 दिन में तैयार हो जाएंगे, तो उसके पूरी आपके बुकलेट 700 क्वेश्चन की आपको मिल। आइए स्टार्ट करते हैं। इन 9 एक्टों में से पहला एक्ट माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। अपना बैग ले लीजिए अपने हाथ में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई अधिनियम को स्टार्ट होने के पीछे एक वजह होती है। इस अधिनियम को स्टार्ट होने के पीछे एक वजह थी माता पिता और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। जैसा कि आप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में अध्याय 9 में पढ़ते हैं भरण पोषण के बारे में, जहाँ वो भरण पोषण का प्रावधान किया गया है वो एक संतान का माता पिता के प्रति, एक माता पिता का बच्चे के प्रति और एक पत्नी का अपने पति के प्रति। लेकिन ये माता पिता वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 जो बनाया गया है सिर्फ माता पिता और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिसमें आपके दादा दादी भी आते हैं, ये सिर्फ उनको संरक्षण प्रदान करता है और यह भी उसके बारे में ही प्रावधान करता है। जैसे कि अभी एक हाल ही में निर्णय आया था सन 2020 में 16 दिसंबर 2020 को, जिस केस का नाम था बनीता बनाम डिप्टी कमिश्नर। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला था कि कोई बहू अपने सास ससुर को उसके घर से बेदखल नहीं कर सकती। लेकिन उसमें एक बात और बोली गई थी कि सास ससुर भी अपनी बहू को किसी परिवार से बेदखल नहीं कर सकते, वर्षते वह किसी अपराध की दोषी ना हो। क्योंकि यह अधिनियम इस धारणा पर आधारित है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस अधिनियम को। जैसा कि आप जानते हैं ये अधिनियम कुल 32 धाराओं से मिलकर बना है जिसमें 7 अध्याय हैं। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी 29/12/2007 को मिली थी और यह अधिनियम 31/12/2007 से संपूर्ण भारत पर प्रवर्त है, यानी कि लागू है। तो इसका हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्लॉज इसका धारा 2 में दिया गया है। धारा 2 में जो धारा 2A है वो बालक के बारे में प्रावधान करती है। धारा 2A बोलती है कि बालक में बेटा बेटी पोत्र पोत्री सम्मिलित है, ठीक है ना। ये बोलती है जो बालक कौन, जो अपने माता पिता के जो बच्चे होते हैं, तो बोलती है उसमें आपके बेटा बेटी भी आएंगे, आपके पोत पोत्र भी शामिल होंगे। लेकिन में एक परंतुक जोड़ा गया है। परंतुक में बताया गया है कि उसमें कोई अवयस्क नहीं आना चाहिए। अवयस्क कौन होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। अवयस्क के बारे में प्रावधान जो दिया गया है वो धारा 2C में दिया गया है। 2C बोलती है कि अवयस्क ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, वह व्यक्ति अवयस्क होगा, ठीक। 2A में बालक दिया गया था। धारा 2B इसमें बताया गया भरण पोषण। ये धारा बताती है कि भरण पोषण में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो भरण पोषण में आपका शामिल होगा आपका आहार, जो आपके जीविकोपार्जन के डेली के आपके मतलब दैनिक जीवन के खाने पीने के जो सामान हैं, आपके पहनने के परिधान यानी वस्त्र,
आपका निवास स्थान, आपके चिकित्सीय खर्चे जो भी होते हैं, और उपचार, ये सब भरण पोषण शब्द के अंतर्गत आएंगे। भरण पोषण को कहाँ डिफाइन किया गया है? धारा 2B में। अब देखिए, प्री में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो सब डेफिनेशन क्लॉज से बनते हैं। पूछ लेगा कि भरण पोषण के अंदर क्या क्या शामिल है, ऑप्शन दे देगा, वस्त्र, कपड़े, खाना, या यहाँ पे दे देगा धन। किसमें से क्या शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? धन। टू सी पढ़ा दिया। अब धारा 2D, ड्यूटी होती माता पिता कि माता पिता में कौन शामिल है। तो टी बताती है माता पिता में वो लोग शामिल होंगे, चाहे वो दत्तक पिता है, चाहे सौतेला पिता है, चाहे दत्तक माता है, सौतेली माता है, चाहे माता पिता कोई वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं हैं, वो भी वरिष्ठ नागरिक। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो माता पिता हैं, ये जरूरी नहीं कि वरिष्ठ नागरिक हों, उनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा कहाँ दी गई है? वरिष्ठ नागरिक परिभाषा दी गई है आपका धारा 2H में। 2H को कैलकुलेट करके पढ़ना है आपको धारा 2D के साथ। 2D में बोला गया है कि माता पिता के अंदर कौन कौन है? आपके पिता, चाहे वो दत्तक हो या सौतेले हो, आपकी माता सौतेले हो दत्तक हो, ये जरूरी नहीं कि वरिष्ठ नागरिक हो। वरिष्ठ नागरिक को कहाँ डिफाइन किया गया है? धारा 2H में। 2H में बोला गया है कि वे एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कंपलसरी है, और दूसरा उसको 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। तो ये क्या माना जाएगा? वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। उसके बाद धारा 2G, ये बोलते हैं नातेदार। ये नातेदार कौन होता है? इसके खिलाफ भी माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। जैसा कि हम पीछे पढ़ के आ रहे थे कि भरण पोषण का अधिकार तो समय बालक के खिलाफ रखते हैं जो अपना बच्चा होता है, लेकिन यह नातेदार शब्द नया आ गया। इसका मतलब होता है कि माता पिता ने कोई संपत्ति अपनी किसी को दान दी है या हस्तांतरित की है, कब? जब उसकी कोई संतान नहीं, यानी कि वो निसंतान है, तो इनके भरण पोषण का अधिकार किस पे होगा? नातेदार पे। ठीक। और धारा 2J, धारा 2J प्रदान करती है अधिकार के बारे में, लेकिन अधिकार को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2J में जो अधिकार को बताया गया है उसकी परिभाषा धारा 7 में दी गई है। ठीक है, इसी के साथ अब अध्याय 2 चालू करते हैं, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बताया गया है माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण, यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिक किसके विरुद्ध भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 का सब क्लॉज 1 ये बताता है कि माता पिता या दादा दादी या कोई वरिष्ठ नागरिक अपने एक या एक के अधिक बालकों के विरुद्ध, जब वो अवयस्क नहीं है तो उसके विरुद्ध वो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक निसंतान है, उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो ऐसे नातेदार के विरुद्ध भरण पोषण का अधिकार रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, नातेदार के खिलाफ वो कब करेंगे? जब उन्होंने अपनी संपत्ति उनके नाम हस्तांतरित की है, उसके कब्जे में उनकी कोई संपत्ति है, इसके सिवाय वो उसके खिलाफ भरण पोषण का अधिकार नहीं रखते। सेक्शन 4 इतना ही पढ़ना है पीटी के हिसाब से। सेक्शन 5 बोलता है कि आवेदन कौन करेगा। ठीक है,
जैसा कि हम धारा 4 में पढ़ के आ रहे थे, किन के विरुद्ध होगा। अब इस जो विरुद्ध होगा इसके आवेदन करेगा कौन? तो पहला माता पिता करेंगे, माता पिता की जगह कोई अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति कब? जिसको उन्होंने माता पिता ने प्राधिकृत किया है अपनी तरफ से। या कौन कर सकता है? या कोई संगठन। ठीक, यह न्यायालय स्वयं से भी संज्ञान ले सकता है। ये स्वयं से भी संज्ञान लेने को तुमने CRPC 190 में पढ़ा होगा कि न्यायालय स्वयं प्रेरणा से भी किसी मामले में संज्ञान ले सकता है। सेक्शन 5 का सब क्लॉज 3 बोलती है कि उपधारक के दिन भरण पोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति कर बालक या नातेदार को आवेदन की सूचना देने के पश्चात पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात भरण पोषण की रकम का उपधार करने के लिए कोई जांच करेगा। ठीक है, ये बोलती है कि भरण पोषण की आवेदन जो हमको प्राप्त हो गया है, आवेदन को प्राप्त होने के बाद इसकी सूचना देगा किसको? जिसके विरुद्ध ये आवेदन किया गया है। उसको सूचना देने के बाद जहाँ भी आवेदन किया गया है वो उसकी जांच करेगा। और जांच करने के बाद पक्षकारों को सुनवाई का मौका देगा। और सेक्शन 5 के सब क्लॉज 4 में क्या बताया गया है? सेक्शन 5 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है कि सेक्शन 3 के अंतर्गत जो आवेदन किया था, जिसमें कोई जांच की गई थी, सूचना दी गई थी, इन सबको कार्य को समाप्त करने के बाद जो आवेदन है उसकी सुनवाई 90 दिन में पूर्ण की जाएगी। ये प्रावधान कहाँ दिया है? सब सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 में। बस सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 इतना ही पढ़ना है। सेक्शन 5(4) सेक्शन 5 के सब क्लॉज 4 में एक चीज़ और दी गई है, उसमें एक परंतु जोड़ा गया है। परंतु क्या है? परंतु बताता है कि जो सूचना की तामील होने की तारीख के 90 दिन के अंदर जो मामला निपटाया जाएगा, अगर कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होती है तो न्यायालय उसको अधिकतम 30 दिन तक बढ़ा सकता है। ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? 30 दिन बढ़ाएगा। किस चीज़ को? दोबारा समझ लीजिए। 5(3) के अंतर्गत जैसा हमने बताया कि आवेदन को प्राप्त करेगा न्यायालय। आवेदन को प्राप्त करने के बाद जिनके विरुद्ध उसको दिया गया है, कौन? या बालक या नातेदार, बालक नाते उसको सूचना देगा। ठीक, सूचना के बाद क्या करेगा? सूचना के बाद पक्षकारों को सुनवाई का मौका देगा और सुनवाई के बाद जांच पड़ताल करेगा कि जो आवेदन किया गया है कि वो सही है कि नहीं है। इसके बाद सेक्शन 5(4) बोलता है कि जो आवेदन, सूचना, सुनवाई या जांच इन्हें करने के बाद जब सूचना की तामील हो जाएगी
तामिल के 90 दिनों के अंदर जो आवेदन प्राप्त हुआ था वो 90 दिन के अंदर निपटाया जाएगा। ठीक, इसमें एक परंतु और जोड़ा गया जो आपको हम बता रहे थे अभी कि 90 दिन में कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होती है। असाधारण परिस्थिति का मतलब होता है जो हमारे हाथ में नहीं होती, या जो अकस्मात कोई ना कोई मतलब सडनली जिसको बोलता है अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है 90 दिन में उसको हम निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यायालय को उसके 5(4) के परंतु में प्रावधान कर दिया गया है कि वो उस 90 दिन को 30 दिन का समय और ले सकता है उसको निपटाने के लिए। ठीक, इसी के साथ सेक्शन 5 खत्म। जैसा हम जानते हैं प्री और प्री चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 6 बोलती है अधिकारिता और प्रक्रिया। अधिकारिता किसकी? अधिकारिता है कि बात कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है, मतलब किस जगह पे। तो बोलते पहला, जहाँ माता पिता निवास करते हैं या उन्होंने अंतिम बार निवास किया था यहाँ पे रहने में, या जहाँ बालक या नातेदार निवास करता है। इनमें से किसी भी जगह पर बात संचित किया जा सकता है। ठीक है, धारा 6 का उपधारा 4 प्रक्रिया के बारे में बताती है। प्रक्रिया होगी ऐसी प्रक्रियाओं के सभी साक्ष्य बालकों या नातेदारों की जिसके विरुद्ध भरण पोषण का संदाय के लिए आदेश देना प्रस्तावित है। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसी प्रक्रियाओं के सभी साक्ष्य बालकों नातेदारों, ये बोल रहा है जब बालक या नातेदार इनके विरुद्ध भरण पोषण के लिए जो संदाय किया जाना, मतलब जो इनको धन देना है, जो भी देना है, उसकी उपस्थिति में दिया जाएगा। उसको जो भी आदेश देगा संदाय के लिए, किसकी उपस्थिति में? बालक या नातेदार की उपस्थिति में। इनको बुला के वहाँ पर न्यायालय में हाजिर करके इनके सामने बोला जाएगा कि तुम इतना संदाय करने के लिए आबद्ध हो। लेकिन इसमें एक परंतु जोड़ा गया। परंतु ये जोड़ा गया कि बालक या नातेदार सूचना देने के बाद, कैसी सूचना? इनको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया कि उपस्थित हो जाइए, और वह उपस्थित नहीं होता है बिना किसी कारण के, और जानबूझकर तामिल से बच रहा है या उपस्थित नहीं होता है, तो मामला क्या करेगा? महान्यायालय एक काम करेगा, एक पक्षीय आदेश जारी कर देगा, जिसको बोलते हैं हम एक्स पार्टी ऑर्डर। ठीक, बस धारा 6 में तो इतना ही पढ़ना था। जैसा हमें भी डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ के आए थे 2J कि अधिकरण क्या होता है, तो अधिकरण के बारे में धारा 7 में प्रावधान किया गया है। धारा 7 क्या बोलती है? राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए या अधिक अधिकरण गठित कर सकेगी, जो धारा 5 के दिन भरण पोषण के आदेश के न्याय निर्णय और निश्चित करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना निर्दिष्ट किया जाए। ये बोल रहे कि राज्य सरकार अपनी अधिसूचना में ये आदेश दे सकती है कि उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण गठित किए जाएं। अधिकरण क्या काम करेंगे? जो धारा 5 के अंदर जो भरण पोषण का आवेदन वगैरह था
उसके लिए वो कार्रवाई कर सकें। अब धारा 7 की उपधारा 2 बोलती है कि अधिकरण का प्रधान कौन होगा, तो उसका प्रधान अधिकारी होगा जो उपखंड अधिकारी से निम्न पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा, यानी कि वो एसडीएम रैंक के अधिकारी होंगे। धारा 7 में इतना ही पढ़ना था। फिर उसके बाद धारा 8 ये बोलती है कि जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। अधिकरण जो जांच कर रहे हैं या इसका भरण पोषण का आदेश दे रहे हैं वो संक्षिप्त प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं। जैसा कि हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 और 265 के बीच में हम पढ़ के आ रहे थे कि संक्षिप्त ट्रायल क्या होता है, ये भी कुछ ऐसा ही है। धारा 8 में बताया कि जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। अधिकरण जो धारा 7 में गठित किया गया था ऐसे मामले के संचालन के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण भी कर सकता है, ठीक। और ऐसे अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां भी प्राप्त होंगी और वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय द्वारा, देखिए धारा 8 बोलता है क्या, जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो अधिकरण हम धारा पीछे पढ़ के आ रहे थे, तो जो 7 में अधिकरण क्यों अधिकरण बनाया गया है, तो उसको जांच करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपना सकता है, यानी उसका अनुसरण कर सकता है, ठीक है। और जो अधिकरण है धारा 7 में जो संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा है उसको सिविल न्यायालय की, यानी कि सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, ठीक है। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के सभी प्रयोजनों के लिए, जो 195 में जो भी कार्रवाई थी न्यायालय के द्वारा, उसके लिए उसको सिविल न्यायालय समझा जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से प्री में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या अधिकरण संक्षिप्त प्रक्रिया अपना सकता है। ऑप्शंस होंगे हाँ, नहीं, किसी मुख्य बात में अपना सकता है, या कभी, या हाँ या नहीं, या कोई अन्य प्रक्रिया भी बन सकता है, ठीक है ना। ये जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो अधिकरण जिसको संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा है उसको कौन से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। धारा 9 बोलती है भरण पोषण का आदेश। धारा 9 प्रावधान किया गया है, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ठीक है। ये बोल रही है जैसे बालक या नातेदार हैं या कोई वरिष्ठ नागरिक है जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं या भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, और कोई बालक या नातेदार उनका भरण पोषण करने से इनकार करता है या अपेक्षा करता है, तो अधिकरण क्या करेगा, तो अधिकरण ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए
ऐसे मासिक दर मासिक भत्ता देने का जो अधिकारी ठीक समझे आदेश दे सकता है। ठीक है, इसके बाद सीधा पढ़ते हैं धारा 10 भत्ते में परिवर्तन। जैसा कि हम सीआरपीसी ये बोल रहा भत्ते में परिवर्तन। जो अधिकारी ने भत्ते का जो आदेश दिया था संदाय करने का, उसमें कभी भी न्यायालय परिवर्तन कर सकता है अधिकरण। ठीक है ना, ये हम सीआरपीसी के धारा 127 में ही पढ़ के आए थे कि भत्तों में भरण पोषण में अधिकार में कब परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो हम भरण पोषण के अधिकार में परिवर्तन के बहुत सारे आधार बताए गए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 आधार बताए गए हैं। कौन सा? पहला, भरण पोषण के लिए किसी भी दुर्व्यसन या गलती के या धारा के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की अथवा भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उसी धारा के अधीन आदेश व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन के सबूत पर अधिकरण भरण पोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। क्या बोल रहा है ये? धारा 10 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि जिसको भरण पोषण के आदेश का संदाय किया गया था, भरण पोषण के आदेश का संदाय जो पीड़ित था, ठीक है ना, अब क्या हो गया है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, यानी कि अब वो अपना भरण पोषण स्वयं से कर सकता है। इसमें दूसरा आधार बताया गया है जहां अधिकरण को यह प्रतीत होगा कि किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप धारा 9 के दिन किए गए किसी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए। यानी कि अधिकरण ने कोई आदेश दिया, आदेश देने के कुछ समय पश्चात उसको प्रतीत होता है कि सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय यानी कोई डिसीजन के परिणाम स्वरूप हमको अपने आदेश में कोई परिवर्तन करना चाहिए या कोई संशोधन करना चाहिए, तो अधिकरण अपने आदेश में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। बस 2 ही आधार यहाँ बताए गए हैं। कौन सा? पहला, यदि पीड़ित की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, या दूसरा, सिविल न्यायालय के निश्चय के परिणाम स्वरूप आदेश में परिवर्तन या संशोधन करना आवश्यक हो गया है, तो उसको परिवर्तन या उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 11 लिख लिया? जी सर। आज पूरा खत्म करके मानेंगे। देखिए धारा क्या बोलती है कि जो भरण पोषण के आदेश जो दिया गया है उसको लागू कैसे किया जाएगा, यानी कि भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन यानी कि लागू कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखो बैठ क्या बोलता है, वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को जिसके पक्ष में आदेश दिया गया है भरण पोषण के आदेश और कार्रवाई खर्चे के संबंध में, ठीक है ना, ये बोल रही है कि जो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता हैं जिनको भरण पोषण का आदेश दिया गया है, जो आदेश दिया गया है उनकी एक प्रति यानी कि उस आदेश की एक कॉपी माता पिता को, वरिष्ठ नागरिक को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, प्रिय क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, कॉपी में कैसे दी जाएगी? निःशुल्क। ठीक, दूसरा, अब उनको कॉपी फीस देने के बाद ऐसे आदेश को किसी ऐसे स्थान पर या किसी अधिकरण द्वारा पक्षकारों की पहचान और भत्ते के संदाय शोध खर्चों के बारे में समाधान हो जाने पर परिवर्तित किया जा सकेगा। ठीक है,
ये बोला काव्य निषेध करने के बाद वो अधिकरण जहां कोई व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, ठीक है, उस आदेश को वहीं पे लागू किया सकता है। कहाँ पे? जहाँ पे जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, जहाँ पे व्यक्ति निवास किया जाता है। अब देखिए धारा 11 का सब क्लॉज 9, सब क्लॉज 2, ये बोलता है कि जो भरण पोषण का आदेश इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है उसका प्रभाव कैसा होगा या उसका बल कैसा होगा। ठीक, तो उसका बल ऐसा ही होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अंतर्गत आदेश का होता है। इस आदेश को कौन सा, जो सब क्लॉज 11 एक, देखिए धारा 11 एक के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है, इस आदेश को शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? सीआरपीसी का अध्याय 9। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं सेक्शन 12। ये बोलती है भरण पोषण के भरण पोषण के संबंध में विकल्प। ठीक, यानी कि ये बोलती है कि ये धारा देखो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, जैसे अध्याय 9 में भरण पोषण का प्रावधान किया गया है धारा 125 से 127 के अंतर्गत, ये उसी के बारे में बोल रही है कि यह अधिनियम 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता उस अध्याय के अधीन भरण पोषण के लिए हकदार हैं और वह इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के लिए भी हकदार हैं। ठीक है, ये क्या बोल रही है? देखिए, ये बोल रही है कि जो सीआरपीसी के अध्याय 9 के अधीन जो माता पिता भरण पोषण पाने के अधिकारी हैं, ठीक, वो माता पिता इस अधिनियम के अंतर्गत भी भरण पोषण पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, इस अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोनों में एक चीज क्या है कॉमन, कि आवेदन सिर्फ एक ही जगह किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका पहले का भरण पोषण का आदेश अध्याय 9 धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत चल रहा है और वह इसके बाद कोई आवेदन माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत करना चाहता है, तो वह पहले वाले आवेदन को निरस्त कराने के लिए
उसको न्यायालय में आवेदन देना पड़ेगा, उसके बाद वह आवेदन इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको आवेदन सिर्फ एक ही जगह, एक ही न्यायालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चाहे तो वो 125 CRPC के अंतर्गत ले लें या भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत ले लें। ठीक है, देखिए धारा 13 क्या बोलती है, भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना। जब देखिए बैक्ट पढ़िए, बैक्ट है ना हाथ में, देखो पढ़ो तो ये रहे। जब इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया जाता है तब ऐसा बालक या नातेदार जिसके ऐसे आदेश के शर्तों के यानी बोल निबंधनों के अनुसार यानी शर्तों के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, ठीक है, उससे अपेक्षा की गई है कि तुमको ये संदाय करना है, अधिकरण द्वारा आदेश दिए जाने की तारीख से आदेश की संपूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा जैसा अधिकरण निर्देश दे। ठीक है, सेक्शन 30 समझाने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 30 में वो सेक्शन 13 समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 13 में यही बोला गया है कि जो उसको आदेश दिया गया है उस आदेश के 30 दिन के अंदर वह उसको संपूर्ण रकम उसको जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 14 बोल रहा है कि अगर उस तारीख के अंतर्गत वह पूरी संपूर्ण रकम को जमा नहीं करा पाता है तो न्यायालय उसके बाद उसको उस रकम को जमा करने के साथ साथ ब्याज जमा करने का भी आदेश दे सकती है। ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर 5% से 18% के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये क्वेश्चन यहाँ से प्रतिशत के समझ में ही बन सकता है। ठीक, यहाँ लेकिन एक परंतु और बताया गया है। परंतु क्या बताया गया है, जहाँ न्यायालय माता पिता के अनुरोध पर ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए अनुज्ञा करता है और माता पिता अधिकरण के समक्ष भरण पोषण के आवेदन करने के फाइल करने के हकदार होंगे। कहाँ पे, ये तो हम बता चुके थे पहले सेक्शन 9 में, है ना। अब देखिए ये लाइन एक एक लाइन में पढ़ने कुछ सेक्शन 15 अपील अधिकरण का गठन। ये बोल रहा है कि अभी पीछे अधिकरण पढ़ के आ रहे थे 2J और धारा 7 में, अब ये बोल रहा है अधिकरण में अपील की जा सकती है तो की जा सकती है। राज्य सरकार अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए अपने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है और प्रत्येक जिले के लिए एक अपीलीय अधिकरण का गठन भी कर सकती है। ठीक है, अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष कौन सा होगा, अपीलीय अधिकरण का जो अध्यक्ष होगा वो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के नीचे का कम अधिकारी नहीं होगा। ठीक, देखिए जैसा हम बताए थे सेक्शन इस अधिनियम में 32 सेक्शन हैं, 15 आज हो चुके हैं, बाकी हम कल करेंगे। फिर आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि लगभग 10 दिन में हम सारे अधिनियमों को समाप्त कर लेंगे। ठीक, हम जैसा पढ़ रहे हैं इसे प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा के दिन बहुत नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। फिर हम अगर मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट को ख़त्म होने में पूरा 1 महीना जाएगा, तो काफ़ी समय जाएगा। हम मेंस का पढ़ेंगे प्री हो जाने के बाद, आपको उसका भी पूरा नोट्स लिखवाएंगे, बोल के भी लिखवाएंगे, उसका नोट्स PDF फॉर्मेट में भी देंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभी हम जो क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ प्री के मतलब से ले रहे हैं, कोई मेंस का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि मेंस के सिलेबस से पढ़ाना चालू करेंगे ना आपका नोट्स तैयार करवाने में हमको पूरा 1 महीना चला जाएगा। परीक्षा का दिन बहुत नज़दीक है, समय कम है, एक्ट ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ रहे हैं जितना प्री में हम समझ सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम पढ़ा रहे हैं प्री का सवाल लगभग वहीं से बनेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया गया कि 20-21 तारीख तक लगभग 700 क्वेश्चन हम जैसा आपका प्री में सवाल पूछता है पूरा करके उसके 4 ऑप्शन उसी फॉर्मेट में पूरी एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं जो आपको 20 से 21 तारीख के में उपलब्ध करा दी जाएगी। आप अपना नंबर अपना व्हाट्सअप में कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपको व्हाट्सअप पे PDF भेजी जाएगी। सिर्फ जिन बच्चों का व्हाट्सएप पे कमेंट आएगा उन्हीं को PDF भेज जाएगी, बाकी किसी को PDF नहीं मिलेगी। और पूरा अनुमान है कि 99% जितना क्वेश्चन प्री में बन सकता है इन 9 माइनर एक्ट से वो आपको इन पूरी बुकलेट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आज हमारी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे और पूरी कोशिश अच्छी रहेगी कि आगे से और अच्छा पढ़ाया जाए, थोड़ा सुधार किया जाए। आप लोगों का साथ चाहिए। कल इससे आगे स्टार्ट करते हैं, कल इस एक्ट को ख़त्म कर देंगे और लगभग चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।